गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और ये पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, डेप्यूटी डायरेक्टर थे डीजीसीडी एंड एनडीआरएफ के। और इन्होंने सबसे पहले तो डिप्टी डायरेक्टर पद पे रहकर काफ़ी कुछ अच्छा कार्य करा गवर्नमेंट में रहकर, लेकिन फिर इन्हें ये महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए फिर इन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और छोड़ करके एक संस्थान बनाया, जोन फॉर सॉल्यूशन। तो आज मैं नकुल तरुण की बात कर रहा हूँ। नकुल तरुण सर से मैं मिलने के लिए ही आया हूँ और मैं इनसे कुछ प्रश्न करूँगा, मैं इनका थोड़ा सा साक्षात्कार लूँगा, इंटरव्यू लूँगा और इस दौरान जो भी प्रश्न मैं करूंगा ये प्रश्न वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपदा तो आना ही आना है, लेकिन उसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं ये जानेंगे हम लोग नकुल तरुण सर से। नकुल तरुण सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर एक्चुअली मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, तब मुझे लगा कि मुझे सर आपसे मिलना चाहिए। ये और बात है कि काफ़ी ज़्यादा आप व्यस्त रहे तो समय आप नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली आपने समय निकाला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर मैंने ये कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था आप ही का लिखा हुआ, वहाँ पे मैंने ये देखा कि आपने करीब 3500 शिक्षण संस्थाओं में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आपने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पर प्रोग्राम आपने करवाया है, लोगों को ये सिखाया है कि आपदा प्रबंधन कैसे करें, किस तरीके से मॉक ड्रिल्स करें या जो भी चीज़ें आपदा प्रबंधन से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को टैकल करें। सर आपके कई सर मैंने आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े हैं, देखे हैं और उसमें बहुत ही बलवती होकर के आप ये चीज़ बार बार आपने ये उठाया है कि आपदा प्रबंधन से निपटना पड़ेगा और इसके लिए सभी लोगों के पास प्लान होना चाहिए। सर प्रश्न मेरा ये है कि आखिरकार आपने सर गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ा और फिर आपने जोन फॉर सॉल्यूशन इस्टेब्लिश करा, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, देखिए कोई ऐसा कारण नहीं है। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था सरकार के साथ। फिर मोदी जी जब पीएम बने और उन्होंने कहा कि भाई डिसास्टर कोई भी अकेले मैनेज नहीं कर सकता है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब सारे युवा लोग आए और स्टार्टअप शुरू करें। तो मैं भी उनके प्रभाव में आया और तब ये जोन फॉर सॉल्यूशन का जन्म हुआ। अभी हमारा काफ़ी बड़ा परिवार है। अभी थोड़ा कोरोना में थोड़ा कम हो गए हम लोग, क्योंकि जो बाहर के थे लोग गए वो आए नहीं। अदरवाइज हम लोग टोटल 98 लोग थे। 98 मेंबर्स, राइट। सर एक्चुअली मैं आपके लिखे हुए आर्टिकल में ही पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखती है, मतलब क्या कारण है सर जो सक्रियता नहीं दिखती है? देखिए कारण तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और हम लोग हालांकि पेपर में 2005 में डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया है और उसमें पैराडिग्म शिफ्ट की बात की गई है कि हम लोग रिस्पॉन्स सेंट्रिक नहीं रहे। हम लोगों को मतलब आपदा आने के बाद वाले कार्रवाई पे ही ध्यान नहीं दें। हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि आपदा आए ही नहीं, या अगर आए तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाए। लेकिन मिटिगेशन पे अभी बहुत कम काम होता है और ये एक एटीट्यूड है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक एटीट्यूड है जिसको चेंज करने की जरूरत है। सर जो जोन फॉर सॉल्यूशन है, आपका जो संस्थान है, आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाती है, क्या क्या कार्य करती है? देखिए ऐसे डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग सारे काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो फेमस हैं, हम लोग जो जाने जाते हैं, वो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान, ऑपरेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान पहले से भी बने हुए हैं और अभी भी बन रहे हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ जो है वो रिपोर्ट टाइप है, वो ऑपरेशनलाइज नहीं होता है।
प्लान का मतलब ये हुआ कि आपने ऐसा हुआ तो क्या करना है फिक्स है, ऐसा हुआ तो क्या करना है ये फिक्स है। तो हम लोग ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं जिसका काफ़ी डिमांड है। जिसका काफ़ी डिमांड है ऑपरेशनल प्लान का। Right. सर एक्चुअली हमारे जो व्यूअर्स हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। सर क्या आप बताना चाहेंगे कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटी का क्या है? देखिए ये फैक्ट है कि अभी सरकार में काफ़ी कम है रिक्वायरमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी डिसास्टर मैनेजमेंट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनाया है। लेकिन एक उदाहरण से आप समझें कि 160 मिलियन लोग केवल भारत में बाढ़ से प्रभावित होते हैं हर साल। आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली अभी उत्तराखंड में बाढ़ आया था, फिर चेन्नई में बाढ़ आया था, मुंबई में बाढ़ आया था, हैदराबाद में बाढ़ आया, गुड़गांव में बाढ़ आया, दिल्ली में, सब जगह एक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा प्रभाव को सरकार में केवल 3.55% लोग हैं, तो मैनेज कर नहीं सकते। लिमिट ह्यूमन रिसोर्स बाहर है, तो इसको मैनेज करने के लिए अभी फ्यूचर में जैसे बाहर के देशों में प्राइवेट एजेंसियां काम करती है कि फ्लड में ए एजेंसी काम करेगा, फायर में बी एजेंसी काम करेगा, साइक्लोन में सी एजेंसी काम कर, इन एजेंसियों को ह्यूमन पावर कहाँ से मिलेगा? यही जो स्टूडेंट जिसकी बात आप कर रहे हैं, जब ये पढ़ करके ट्रेंड होकर के एक्सपर्ट बन करके आएंगे तो इनको उसमें काम मिलेगा, जॉब मिलेगा, ये अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर हैं इसमें। बिल्कुल है। आप देखिए छोटा एग्जांपल ले लीजिए कि फायर क्या आज के तारीख में, क्योंकि एक्सपर्टाइज है उनका फायर का, आप 6 महीने का भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके आते हैं तो उनको काम मिल जाता है, भले वो ऑफिसर नहीं लगते, उनको काम मिल जाता है। तो आप अपने सब्जेक्ट में अगर आप एक्सपर्टाइज है तो नौकरी पक्का मिलेगी डिसास्टर मैनेजमेंट में। सर एक्चुअली मैंने आपके आर्टिकल में ही काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो सर आपने एक्चुअली काफ़ी जगहों पे आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य को करा है, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर में भी। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो तमाम व्यूअर्स को भी इंस्पायर कर सके, लोगों के जान माल बचाने की? देखिए जब चलिए गवर्नमेंट में थे तब तो अदरवाइज बाय इंटरेस्ट भी अगर कहीं भी कोई डिसास्टर होता है, क्योंकि डिसास्टर आप लैब में नहीं पढ़ सकते, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो एक एग्जांपल है मेरे पास कि जब 2014 में श्रीनगर में फ्लड आया था, तो मैं देखना चाहता था कि कन्फ्लिक्ट, भाई देखिए आपको भी पता है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो है वो कन्फ्लिक्ट जोन था, कि वहाँ पे कैसे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैंने देखा कि जहाँ पे पहले आर्मी लोग वाले भी लोग, पुलिस वाले लोग भी जाने में डरते थे, मैंने देखा वहाँ भी वो बड़े आराम से जाकर के रिलीफ मटेरियल बांट रहे थे और उनको वो लोग बहुत अच्छा से एक्सेप्ट कर रहे थे। तो कैलामिटी जो होता है वो एनिमिटी खत्म कर देता है, ये मैंने देखा वहाँ पे जाकर के। सर एक्चुअली इंडिया में कहा जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि सर आपने विदेशों में भी जाकर के इस के माध्यम से, आई मीन जोन फॉर सॉल्यूशन के माध्यम से, या जब आप सरकार में थे तब डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी कार्य आपने करा है। तो सर आप दोनों में क्या अंतर देखते हैं? क्या वाकई इंडिया में से ज़्यादा विदेशों में लोगों के मन में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ज़्यादा जागरूकता है, या यहाँ कम है? देखिए कम ज़्यादा कमोबेश हालत लगभग बराबर ही है। आप बस ऐसे समझे कि इंडिया में अगर 19 है तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके यहाँ 21 और 22 है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है वहाँ पे कि लोग कम हैं तो लाइफ की वैल्यू वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा दे रही है, लोग ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं अपने लाइफ का। हमारे यहाँ पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, शिक्षा कम है, तो उसका हमारे यहाँ लाइफ का वैल्यू थोड़ा कम है। अदरवाइज आप देखेंगे अवेयरनेस बस थोड़ा ही कम ज़्यादा है। सर एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूल्स में, होटल्स में, कॉलेजेस में, सिनेमा हॉल्स में एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर अगर मान लिया जाए ऐसा वहाँ पे नहीं होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वहाँ पे अगर नहीं होता है,
ऐसे जगहों पे, तो सर इसके लिए आम लोगों को अर्थात हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब कहाँ पे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं या किस तरीके से उस पूरे चीज़ से हम निपट सकते हैं? देखिए, कंप्लेन करने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है डीडीए में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेक्शन 30 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 30 का सब सेक्शन 1 और 30 का सब सेक्शन 2 डीडीएमए को इम्पावर करता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की वो सुरक्षा करें। तो कैसे करेंगे? जब मिटिगेशन वर्क पे काम करेंगे, पावर देता है उनको। और उसी एक्ट में सेक्शन 50 के 1 में उनको इम्पावर करता है कि कोई अगर ये मिटिगेशन वर्क पे, प्रिवेंशन वर्क पे काम नहीं कर रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मिटिगेशन पे काम नहीं कर रहा है, तो उचित कार्रवाई करें। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास 2 स्कूलों का ऐसा उदाहरण है कि जिनको क्लोजर का नोटिस मिल गया था डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाने के चलते। मतलब उनका क्लोजर भी हो सकता था? हाँ, मतलब उनको नोटिस मिला था, फिर लोगों ने जल्दी जल्दी बना करके उसको सबमिट करवाया। सर इसका ये मतलब हुआ कि जो स्कूल है, अगर मान लिया जाए स्कूल या सिनेमा हॉल या जो भी होटल्स वगैरह हैं, अगर मान लिया जाए कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान उनके पास नहीं है, तो निश्चित रूप से यह एक क्राइम है, ऑफेंस है। बिल्कुल क्राइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो तब तक जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक कोई नहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन जिस दिन वहाँ पे कोई कैजुअलिटी हो जाएगी डिजास्टर। तो सर आए दिन आई मीन अखबारों में ये सब चीज़ें चलते रहती है, कहीं स्कूल में आग लग गया, कहीं कुछ भूकंप आ गया तो वो बिल्डिंग गिर गई, कुछ इस तरीके की चीज़ें हमेशा आते रहती हैं। देखिए, पहले जो बात थी ये सब एक्ट ऑफ गॉड माना जाता था, लेकिन अब जो है जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया है, अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने लगी है कि भाई जो स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल इज अकाउंटेबल, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम है ये अकाउंटेबल। तो जहाँ कहीं भी कुछ होगा तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने लगी है डीएम एक्ट के आ जाने के बाद से। इसलिए इन सब लोगों को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहिए और उसको बना के केवल रखना नहीं, उसको लागू भी करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली आपके नज़र में सेफ स्कूल का क्या परिभाषा हो सकता है? देखिए, इसका कोई परिभाषा तो क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि केवल लोहे का गेट और बाउंड्री वॉल लगा लेने से आपका स्कूल सेफ नहीं होगा। स्कूल सेफ तभी होगा जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना लेंगे और बना करके उसकी एक कॉपी डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका रिस्पेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है डीडीए में, उसमें जाके जमा करेंगे। आपके हर फ्लोर का सेल्फ ग्रो इवैक्यूएशन मैप लगा हुआ होना चाहिए। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो किसी क्वालिफाइड डिजास्टर मैनेजर से साइन होना चाहिए। अच्छा, मतलब साइन होना जरूरी है? अदरवाइज अनसाइन डॉक्यूमेंट का क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं है उसका। सर एक्चुअली जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, जैसा कि आपने बताया कि हर स्कूलों में होना चाहिए और बाकायदा वो एक डिजास्टर जो मैनेजर हैं, जैसे आप हैं, एक्सपर्ट हैं, मैनेजर भी हैं, तो आई मीन साइन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सर्टिफाई किया सके कि हाँ ये चीज़ें वो बिल्कुल सब कुछ फुल प्रूफ है। अब कुछ आपदा या खतरा के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो निपटा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ऐसे समझिए ना कि अब जो अनसाइन डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू तो है नहीं, मतलब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना कि मैंने ये प्लान बनाया है, कि कल कुछ हो तो कम से कम वो बता सके कि हाँ जी मैंने उस समय ये देखा, ये हुआ, ऐसे हुआ। अनसाइन डॉक्यूमेंट को बैकआउट कर जाएगा कि जी मैंने बनाया ही नहीं था। बिल्कुल सर। एक्चुअली जो एसडीएमपी है, अगर आपको सर इसे परिभाषित करना हो, इसे बताना हो, तो कम शब्दों में आप क्या बोलेंगे एसडीएमपी को? देखिए, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा डोसियर है जिसमें आपके स्कूल में क्या क्या हजार्ड है इन एंड अराउंड वो मेंशन होता है। उससे निपटने के लिए क्या क्या कौन कौन सी टीम टास्क फोर्स है वो मेंशन होता है। उसमें इवैक्यूएशन मैप लगा हुआ होता है। आपके स्कूल से नियरेस्ट जो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज हैं वो मैप किए हुए होते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, फायर स्टेशन, सब मैप किए हुए होते हैं ये। और ओबियसली जो मैंने बताया कि वो प्लान जो है
वो साइन होना चाहिए डिजास्टर मैनेजर के द्वारा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि मैंने बनाया है। बिल्कुल सर, एक्चुअली जैसा कि आपने बताया कि वाकई जो SDMP है वो बिल्कुल मैंडेटरी है, बावजूद इससे आखिर सर क्या कारण हो सकता है कि स्कूल वाले इसे तवज्जो नहीं देते या नहीं बनाते हैं और फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को वैसे स्कूलों में भेजते हैं? क्या प्रतिशत है जहाँ पे ये प्लान है SDMP? प्रतिशत तो मुझे लगता है कि 1% से भी कम स्कूल होंगे भारत में जिसमें NDMA के गाइडलाइन के हिसाब से एक वेटेड प्लान हो, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होगा। मैं तो कह रहा हूँ 1% से भी कम होगा। अदरवाइज जिनके पास है भी तो 4 पेज का फॉर्मेट में कुछ भी भर लिए, प्लान बन गया। और जो कारण आपने बताया, कारण तो मैं यही कहूँगा कि ये एटीट्यूड, बिहेवियर प्रॉब्लम है। हमारा सेफ्टी के प्रति एटीट्यूड अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं है। अदरवाइज हमारे यहाँ देखिए बाइक खरीद देंगे, 1.5 लाख का बाइक खरीद देंगे, लेकिन 500 का हेलमेट नहीं वो खरीदना चाहेंगे। तो बस ऐसे ही है और ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। सर एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं तो ऐसा सर वे क्या करें कि स्कूल वाले बिल्कुल इतना जो इम्पोर्टेंट चीज मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये मैंडेटरी है, तो ये जो SDMP है उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके अपने यहाँ। वो बिल्कुल जिस जो प्रोसेस है, जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई जो डिजास्टर मैनेजर हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बिल्कुल साइन करा करके ही वो चीज़ों को मान्यता दिया जा सकता है। तो सर ऐसा क्या करें पेरेंट्स स्कूल वालों पे कि वे लोग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अपने स्कूलों में बनवा सकते हैं? देखिए किसी सर्टिफाइड डिजास्टर समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या है कि आप स्कूल में जाते हैं बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए, आप 50 सवाल पूछते हैं। आपके स्कूल में स्विमिंग पूल है, आपके स्कूल में AC है, आपके बस में दुनिया भर के सवाल पूछते हैं। कई बार तो इरिलेवेंट सवाल भी पूछते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी ये नहीं पूछते कि आपके स्कूल में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। भाई आप अपना बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि टोटल मिलाकर के आप देखिए तो आपके बच्चे की सेफ्टी की बात है और आपको नहीं पूछ रहे हैं। आपका एक इरेजर भी खो जाता है, एक वाटर बोतल भी स्कूल में छूट जाए तो आप डायरी में लिख के भेज देते हैं कि मेरा वाटर बोतल छूट गया था वहाँ पे। लेकिन आप देखिए, आप पूछ करके देखिए आप अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कभी लिख के पूछे हो डायरी में कि जी आपके स्कूल का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का बना हुआ है। कोई नहीं पूछता। ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सर कि कोई नहीं पूछता है। और सर जैसा कि आपने बताया कि मात्र 1% स्कूल में जो है ये SDMP होता है, बाकी 99% स्कूल में ऐसा लगभग नहीं होता है। बिल्कुल तो सर ये तो बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और सर इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से ये देश के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खतरा है। सर एक अगला सवाल आपसे है कि आप सेफ स्कूल किसे मानते हैं? देखिए सेफ स्कूल का मतलब ये तो कम से कम नहीं है कि एक लोहे का गेट लगा दिया, 4 गार्ड खड़ा कर दिया, एक CCTV कैमरा लगा दिया और स्कूल सेफ हो गया। ये तो बिल्कुल नहीं है कम से कम, क्योंकि आप देखिए अगर स्कूल सेफ होता तो कोविड में हमें बंद नहीं करना पड़ता। जो स्कूल अभी 9 महीने तक बंद रहा, अगर सेफ होता तो बंद नहीं करना पड़ता। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि वो सेफ नहीं था। सेफ होने के लिए इन सारी चीजों के होने के बाद भी आपके स्कूल में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, मेरे हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMA के गाइडलाइन के हिसाब से एक क्वालिफाइड डिजास्टर मैनेजर के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। उसकी एक कॉपी DDMA में जमा होनी चाहिए। हर फ्लोर पे सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन, कागज वाला मैप नहीं जो धुआं में दिखे ही नहीं, सेल्फ ग्लो इवैक्यूएशन मैप लगाना चाहिए। और साल में कम से कम 4 मॉक ड्रिल जरूर कराना चाहिए। तब मैं मेरे जैसा आदमी उस स्कूल को सेफ
स्कूल बोलेगा। हाँ सर, मॉक ड्रिल पे भी आपसे सवाल था सर, क्योंकि एक्चुअली सर मुझे जब मैंने आपके आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ा, काफ़ी रिसर्च करा, इवन आपके जो आपका जो यूट्यूब चैनल है ज्योतिपुर सॉल्यूशन, वहाँ पर भी मैं गया और काफ़ी चीज़ों को मैं खुद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करा, तब मैं ये सारी चीज़ों को जान पाया, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो सर एक्चुअली जो मॉक ड्रिल्स, एक्चुअली जब स्कूलों में आप जाते हैं तो एडमिशन के लिए, तो वे लोग भी कहते हैं यहाँ मेरे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, हम लोग जो है कि मॉक ड्रिल्स वगैरह कराते हैं। तो सर वो मॉक ड्रिल्स अगर वो करवाते हैं तो क्या है वो, मतलब क्या वो क्वालिटेटिव होता है, फेक होता है, किस तरीके का क्या होता है सर, और कितना होना चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि ऐसा एनडीए का जो स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन उसमें लिखा है कि साल में 4 कम से कम होने चाहिए, आप ज़्यादा भी करा सकते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सारा इंटरप्रिटेशन का है। आप ऐसे समझे कि मॉक ड्रिल होता क्या है। बेसिकली मॉक ड्रिल मतलब प्रैक्टिस किसका, प्लान का। तो सबसे पहले जब आपके पास, अब स्कूल वाला कह दिया आपको कि हमने मॉक ड्रिल कराया है, बोलिए आपके पास प्लान है, बोला जी नहीं है, तो इसका मतलब क्या मॉक ड्रिल करा रहा था। हो सकता है कि अभी तक जो कुछ भी कर रहा था ऑल टुगेदर वो कुछ डिफरेंट ही प्रैक्टिस, गलत ही प्रैक्टिस कर रहा था। वो तो अच्छा है कि कोई मेजर डिसास्टर नहीं आया, अगर आया होता तो पता चलता। बिल्कुल। तो बिना डिसास्टर, वेटेड डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान का ही मॉक ड्रिल होना चाहिए, और फिर आप ड्रिल करें, जो गैप निकल करके आता है उसको फिर जाके प्लान को करेक्ट करिए, फिर से मॉक ड्रिल करके देखिए, फिर कोई गैप निकला फिर, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको करते रहना। सर अगला सवाल आपसे ये है कि जो स्कूल वाले आपसे संपर्क करते हैं, स्कूल वाले, सिनेमा हॉल्स वाले, या जो भी लोग होटल्स वाले डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए, तो सर आप मतलब किस तरीके से उन्हें डील करते हैं? देखिए, डील तो क्या करना, जिसे इसमें क्या क्या हिदायतें या किस तरीके से आप उन्हें उसका एक प्रोसेस करते हैं? उसका एक प्रोसेस है कि हमारे लोग उनके परमिसेस को जाते हैं, एक टीम जाती है, उसको हम लोग आरबीएस बोलते हैं, रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग। वो पूरे बिल्डिंग को आप ऐसे समझे कि जैसे स्कैन कर लेते हैं इन एंड अराउंड, और स्कैन करके उस बिल्डिंग का रिस्क निकालते हैं कि कितना रिस्क है। उस रिस्क के हिसाब से उस परमिसेस का, स्कूल का, सिनेमा हॉल का टीम एंड टास्क फोर्स बनाते हैं उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। फिर उस पूरे बिल्डिंग का फ्लोर वाइज इवैक्यूएशन प्लान बनाते हैं, टीम एंड टास्क फोर्स का एसओपी बनाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उन्हीं के टीम के द्वारा उस परमिसेस में एक इवैक्यूएशन ड्रिल करा करके हम उन्हें सिर्फ सफिशिएंट करके छोड़ देते हैं कि भाई अब आप आगे करवाते रहिए। ये पूरा प्रोसेस है। सर जो फायर सेफ्टी है और एसडीएमटी, सर एक्चुअली ये दोनों एक ही है या अलग अलग है, या क्या अंतर है? देखिए, आप ऐसे समझे कि फायर जो है वो पूरे डिसास्टर का एक एलिमेंट है ना। ऐसे ही फायर के बाद अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन है, अब तो बायोलॉजिकल डिसास्टर भी है, कोविड भी है। कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे स्नेक बाइट बहुत ज़्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह है। तो फायर के जैसे फायर एक एलिमेंट हुआ और कई सारे एलिमेंट हैं। तो फायर सेफ्टी का मतलब हो कि आप केवल एक एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन डिसास्टर मैनेजमेंट का मतलब हो कि सब पे काम कर रहे हैं। तो दोनों ऑल टुगेदर ऐसे देखें तो डिफरेंट हुआ कि डिसास्टर मैनेजमेंट बड़ा है और फायर सेफ्टी उसका सबसे एलिमेंट यूनिट होगी। बिल्कुल। तो बाकी को आप छोड़ दिया, अगर केवल आप फायर सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि सर ज्यादातर स्कूलों में सर एक्चुअली फायर सेफ्टी के बारे में तो वो बोल देते हैं कि हाँ भाई देखिए मेरे पास ये इक्विपमेंट है, ये है, लेकिन जैसे अर्थक्वेक के बारे में आपने बताया और भी जो चीजें हैं उससे कैसे निपटे, इस बारे में कोई बात नहीं होती है। हाँ, या कोई प्लान नहीं होता। यही इसी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप एक एक चीज को अलग अलग मत देखिए, है ना। कि एक बार फायर को देख लिया एक दिन, कुछ 2-4 साल तक 2-4 साल अर्थक्वेक पे काम कर लिया, 2-4-5 साल फिर आपकी फ्लड पे काम कर, ऐसे कैसे होगा। रिस्क को कॉम्प्रिहेंसिव देखना पड़ेगा और उस कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन और प्रिवेंशन रिस्पांस प्लान बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। सर लास्ट सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सर एक्चुअली जो नर्सरी के चिल्ड्रेन हैं, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं,
वो क्या सर जो मॉक ड्रिल है, क्या उन्हें आई मीन उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए इन चीज़ों में, मॉक ड्रिल्स वगैरह में? देखिए, उनको तो पक्का करना चाहिए। आप ऐसे समझें कि अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तो अभी 100 साल तक वो सोसाइटी को रिटर्न बैक करेंगे। और कोई मुझे अब इस समय ट्रेन करेगा तो मैं 10-15 साल और सोसाइटी को गिव बैक दूंगा और क्या करूंगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे जितने छोटे होते हैं उतना सीरियसली वो मॉक ड्रिल करते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने स्कूलों में जाके देखा है। और उनको मॉक ड्रिल करते हुए देखना एक बड़ा सुखद अनुभव है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके। आपने काफ़ी कुछ लोगों को बताया हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीपक जी, आप ने इतना समय दिया। और एक्चुअली ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर हम ये अवेयरनेस पहुंचा सकें, आपके इस कोशिश से अगर एक बच्चे की भी ज़िंदगी बच गई तो हम सब की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। थैंक यू।